हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत की ताकत देख बढ़ी पाकिस्तान की चिंता, पाकिस्तानी मीडिया में मच गया हलचल। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार अमित शाह जी ने दे दिया है बड़ा बयान। बताएंगे दोस्तों क्या कहा इन्होंने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और फ्रांस की मौजूदगी से चीन को बड़ी चिंता, ड्रैगन की हर साजिश होगी अब नाकाम। बताएंगे दोस्तों आखिर भारत और फ्रांस के बीच में किस बात को लेकर समझौता हुआ है दोस्तों, जो चीन को लगी तगड़ी मिर्ची। साथ ही साथ हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते और मानते कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत की ताकत देख बढ़ी पाकिस्तान की चिंता, मीडिया में मच गई हलचल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के 14वें सत्र का उद्घाटन किया। 5 दिनों तक चलने वाला यह शो बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर हो रहा है। इस शो की खासियत यह है कि इसमें 98 देश और 100 से ज्यादा विदेशी डिफेंस कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा इस शो में 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 देशों के वायुसेना प्रमुख भी भाग लेंगे। बेंगलुरु में हो रहे एरो इंडिया के 14वें एडिशन को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने भी प्रमुखता से जगह दे दी है और भारत के डिफेंस प्रणाली पर टिप्पणी कर डाली है। दरअसल आर्थिक तंगी से बेहाल पाकिस्तान को IMF की शर्तों के तहत डिफेंस बजट कम करना होगा। ऐसे में एरो इंडिया शो के माध्यम से भारत की अपनी सैन्य निर्यात में बढ़ोतरी कर अमेरिका, रशिया और चीन जैसे सैन्य महाशक्तियों के साथ मंच साझा करने की महत्वाकांक्षा पाकिस्तान को चिंतित कर रही है। पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी वेबसाइट द डॉन ने बेंगलुरु में हो रहे एरो इंडिया शो को लेकर लिखा है कि भारत का लक्ष्य रक्षा निर्यात को $5 अरब तक तिगुना करना है, लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर बेचना है। वेबसाइट ने आगे लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश में हो रहे एक प्रमुख एयर शो के माध्यम से अगले 2 साल में रक्षा निर्यात को तिगुना बढ़ाकर $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस एयर शो में कई बड़ी हथियार कंपनियां आती हैं। डॉन ने लिखा है कि भारत 2 साल के अंतराल पर होने वाले एरो इंडिया शो में 750 अरब रुपए, $9 अरब के रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर करना चाहता है। भारत दशकों से रक्षा उपकरण दूसरे देशों से आयात करता रहा है, लेकिन अब वो वैश्विक बाजार में निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत बड़े पैमाने पर आयात करता है और इसी बात का फायदा वो अपने घरेलू उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए कर रहा है। तो वहीं एक अन्य पाकिस्तानी वेबसाइट जियो न्यूज ने एरो इंडिया शो को लेकर हेडिंग दी है, एरो इंडिया शो में हावी होने के लिए तैयार। मोदी की मिलिट्री वेबसाइट ने लिखा है कि भारत अरबों डॉलर के सैन्य विमानों की तलाश कर रहा है। जेट लाइनर सौदों को पूरा करने के लिए भारत इस सप्ताह एक प्रमुख एयर शो में वैश्विक विमान निर्माताओं को स्थानीय स्तर पर अधिक उत्पादन करने के लिए दबाव डाल रहा है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों पाकिस्तान अब ये बताना चाह रहा है, पाकिस्तानी मीडिया ये बताना चाह रही है कि भारत अपने आप को आगे बढ़ाने के जद्दोजहद में लगा हुआ है और किसी भी कीमत पर अपने डिफेंस को $5 अरब तक तिगुना करना चाह रहा है। यानी कि दोस्तों अब पाकिस्तान को इस बात का मलाल है कि भारत आखिर आगे बढ़ कैसे रहा है। लेकिन बात चाहे कुछ भी हो दोस्तों, भारत की वाहवाही दुश्मन देशों में हो रही है। इससे बड़ी बात भारत के लिए और क्या ही हो सकती है दोस्तों। दुश्मन भी अपने में आपस में लड़ रहे हैं, वो भी भारत की तरक्की को देखकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि तरक्की तभी समझी जाती है जब आपके दुश्मन आपको देखकर आपकी बड़ाई करने लगे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना ज्यादा हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक पर हमेशा की तरह, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां भारत के आसमान से अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने चीन को ललकारा। एरो इंडिया शो 2023 की हुंकार। जी हां, बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के मौके पर अमेरिका के सबसे घातक माने जाने वाले बम वर्षक B-1B लांसर विमानों ने भारत के आसमान से चीन को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। जी हां, चीन के जासूसी गुब्बारा मामले में अमेरिका से चल रहे ड्रैगन के तनाव के बीच बेंगलुरु का ये एरो इंडिया शो 2023 खास संदेश देता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने B-1B लांसर बम वर्षक विमानों को बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना अड्डे पर एरो इंडिया 2023 में शामिल किया गया। इनकी ताकत को देखकर चीन चिंता में पड़ गया है। इस शो में 98 देशों की 800 से अधिक कंपनियां और प्रतिनिधि हिस्सा ले रही हैं। B-1B लांसर अमेरिका स्थित अपने अड्डों और अग्नि मोर्चों से विश्व भर में मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसकी खासियत यह है कि ये निर्देशित और गैर निर्देशित दोनों तरह से सबसे बड़े पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है। जी हाँ,
हाँ, इसे अमेरिका की लंबी दूरी के हमलावर बल यानी वायुसेना का मेरुदंड भी माना जाता है। यूक्रेन में संघर्ष की पृष्ठभूमि में भारत और अमेरिका के अपनी रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी प्रगाढ़ करने के नए संकल्प के बीच विश्व में सर्वाधिक घातक माने जाने वाले 2 लड़ाकू विमान यहाँ आए हैं। जी हाँ, ऐसे में भारत के आसमान में दोस्तों अमेरिकी लड़ाकू विमान गरज करके चीन को जो कड़ा संदेश दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि चीन की सिट्टी पिट्टी गुल होनी तो तय है, तो दोस्तों कमेंट में मेरा भारत महान लिखना मत भूलिएगा हमेशा की तरह, और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है। जी हां, करनाल में अमित शाह जी का सबसे बड़ा बयान बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगलवार को कहा है कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है और रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं। अमित शाह ने मंगलवार को हरियाणा पुलिस को उसकी असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति निशान प्रदान किया और अपने संबोधन में ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों तथा पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद समेत देश की आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सफलता पूर्वक मुकाबला किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है और रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर आते हैं। ये बेहद संतोष देने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ऐसे अपराधों के संबंध में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव लाएगी, जिनके लिए 6 साल अथवा उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कौन कौन ये मानता है कि 370 के हटने के बाद भारत जितना खुश है उतना पहले कभी नहीं था? और दोस्तों साथ ही साथ अमित शाह जी के बात का क्या आप समर्थन करेंगे जो उन्होंने कहा है कि 370 निरस्त होने के बाद से आतंकवाद में कमी आई है? देखते क्या कहती है हमारी भारत की जनता। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर ब्रिटिश सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से अतिशयोक्ति से भरी हुई है, ये हमारे विचार कभी नहीं हो सकते। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नफरत से भरा एक काम था, ये खराब पत्रकारिता थी, खराब शोध था और पीएम मोदी के खिलाफ एक धब्बा था जो पूरी तरह से अनुचित है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर ये बातें ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कही है। सांसद ने आगे कहा है कि ब्रॉडकास्टर यानी बीबीसी ब्रिटिश सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कुछ दिनों पहले गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, आप सभी जानते होंगे, और इसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी बताया था। एक भारतीय न्यूज चैनल न्यूज 18 से बात करते हुए ब्लैकमैन ने कहा कि 2 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री ये दिखाने की कोशिश करती है कि भारत की न्यायिक प्रणाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत की न्याय व्यवस्था राजनीति से पूरी तरह से अलग और पूरी तरह स्वतंत्र है। बॉब ने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में भारत को एक गैर धर्मनिरपेक्ष देश दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हम जानते हैं कि भारत सभी धर्मों और हर पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को गले लगाता है। इसीलिए डॉक्यूमेंट्री ने जो भारत की एक बेहद खराब तस्वीर पेश की है वो मेरे हिसाब से पूरी तरह गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छवि खराब करने की इसमें कोशिश की गई है, जैसा कि वास्तव में बिल्कुल नहीं है। बहरहाल दोस्तों, ब्रिटिश के सांसद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं और भारत का जमकर समर्थन करते हुए बीबीसी को फटकार लगाई है। दोस्तों ऐसे में जब खुद ब्रिटेन के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता भारत के सपोर्ट में हैं, तो दोस्तों बीबीसी को तो माफी बहुत पहले ही मांग लेनी चाहिए थी। अगर आप भी मानते हैं कि बीबीसी को माफी मांगनी चाहिए और उस डॉक्यूमेंट्री को हर जगह से डिलीट करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, तो दोस्तों बीबीसी को माफी मांगनी चाहिए। कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और फ्रांस की मौजूदगी से चीन को है चिंता। ड्रैगन की हर साजिश होगी अब नाकाम, बता दें। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और फ्रांस की सुरक्षा और स्थिरता के लिए हुई रक्षा साझेदारी ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। चीन दक्षिण चीन सागर पर पहले से ही अपना आधिपत्य जमाता रहा है। वो अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहा है, मगर इन दोनों देशों ने ड्रैगन की मंशा पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा व स्थिरता के अलावा वैश्विक खाद्य व स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। भारत की एयर इंडिया और फ्रांस के एयर बस के बीच विमान खरीदने संबंधी समझौते के अवसर पर वीडियो
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी जी ने यह भी कहा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर और बहुपक्षीय प्रणाली की स्थिरता और संतुलन सुनिश्चित करने में भारत फ्रांस भागीदारी प्रत्यक्ष भूमिका निभा रही है। इस कार्यक्रम के दौरान दोनों ने एयर इंडिया ने एयरबस से 250 विमान खरीदने की घोषणा की है। इनमें 40 बड़े आकार के विमान शामिल होंगे। इन विमानों को खरीदने के लिए एयरबस के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस डील के लिए भारत को कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा आप लोग। साथ ही साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर परिसीमन पर फारूक अब्दुल्ला का फिर एक बार जहर भरा बयान। कहा बीजेपी सरकार के इरादे मालूम है लेकिन नाकाम होंगे। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। इसे लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान आया था। अब इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं बीजेपी सरकार की मंशा जानता हूं। वे चुनाव के बाद भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देने जा रहे हैं, अन्यथा वे परिसीमन नहीं करते। वे इसे हिंदू बहुल राज्य बनाना चाहते हैं लेकिन उनका एजेंडा विफल हो जाएगा। तो वही महबूबा मुफ्ती ने परसों अपने बयान में कहा था कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम और आर्टिकल 370 पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। फिर हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग पर फैसला देंगे। महबूबा ने कहा था कि हम शुरू से ही परिसीमन आयोग को खारिज करते रहे हैं, हमें परवाह नहीं है, चाहे जो भी फैसला हो, हम कभी भी चर्चा का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में दोस्तों फारूक अब्दुल्ला ने फिर एक बार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है, बीजेपी पर हमला बोला है। दोस्तों बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो आज बीजेपी को और भारतीय केंद्र सरकार को ताना मार रही है दोस्तों, वो कभी 370 को हटाने पर जिक्र तक नहीं करते थे और आज बुराइयां कर रहे हैं। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता इनको। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा एनएसए अजीत डोभाल को बर्खास्त करें, ऐसा नहीं हुआ तो मोदी को भी छोड़ना पड़ सकता है पद। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एनएसए अजीत डोभाल को पद से हटाए जाने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को डोभाल को एनएसए पद से बर्खास्त करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उन्होंने पेगासस टेलीफोन टैपिंग जैसी गड़बड़ी कई बार की है। स्वामी ने यह भी कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो 2023 के बीच में ही पीएम मोदी को भी पद छोड़ना पड़ सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए मंगलवार अजीत डोभाल को लेकर ये बातें कही। सुब्रमण्यम स्वामी ने न केवल डोभाल को बर्खास्त करने की मांग की बल्कि ये भी कह दिया है कि ऐसा नहीं हुआ तो पीएम मोदी को भी पद छोड़ना पड़ सकता है। हाल ही में दोस्तों अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके बाद उठे पूरे विवाद पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अडानी समूह की संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। क्या कांग्रेस ने अडानी से कभी कोई डील ही नहीं की? इस सवाल के जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मैं उनमें से कई लोगों को जानता हूं जिनके अडानी के साथ बहुत सारे सौदे थे, लेकिन मुझे कांग्रेस की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं कि भाजपा की पवित्रता स्थापित हो। जी हां, अब ऐसे में दोस्तों इसी मुद्दे पर डोभाल को लेकर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों और उनको बर्खास्त करने की मांग की है और कह दिया है क्लियर कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोदी जी को बीच में पद छोड़ना पड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों सुब्रमण्यम जी के इन बातों को लेकर आपकी क्या राय होगी और अजीत डोभाल को लेकर जो ऐसी बातें की जा रही हैं दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? एक भारतीय नागरिक होने के नाते दोस्तों अपनी राय अवश्य रखिएगा। आप लोग क्या अजीत डोभाल जी का बर्खास्तगी सही रहेगा दोस्तों, या कहीं ना कहीं इस पर सुब्रमण्यम जी को फिर से विचार करना चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां सेना को 200 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की है आवश्यकता, जल्द खरीदे जाने की तैयारी। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा, बता दें सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने मंगलवार को एरो इंडिया 2023 में कहा कि आर्मी को 200 हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सेना अपनी ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए 200 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया है कि सेना को लगभग 110 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और 90 से 95 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, जिन्हें सरकारी विमान निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की ओर से बनाया जाएगा। आर्मी चीफ का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कर्नाटक के तुमकुरु में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करने के बाद आया है। इसे रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के एक मजबूत कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें बड़ी खबर, जहां
यूक्रेन के मित्र देश में भी तख्ता पलट की बड़ी तैयारी कर रहे पुतिन बेहद खतरनाक है प्लानिंग। बता दें, वोलोडिमिर जेलेंस्की को सत्ता से हटाने और अपने देश में मिलाने के लिए रशिया पिछले साल 24 फरवरी से यूक्रेन में सीधी लड़ाई लड़ रहा है। इस महायुद्ध में रशिया पूरी ताकत लगा चुका है और इसी बीच अमेरिका ने यह दावा करके सनसनी फैला दी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक और देश में तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। इस देश का नाम मोल्दोवा बताया जा रहा है। इस देश के राष्ट्रपति ने भी दावा किया है कि पुतिन उनके देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने से रोकने के लिए साजिश रच रहे हैं। मोल्दोवा यूक्रेन का सहयोगी देश रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर मोल्दोवा में तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप वाली रिपोर्ट पर गहरी चिंता जताई है। दरअसल मोल्दोवा की राष्ट्रपति मैया सेंडू ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन मोल्दोवा के नेतृत्व को नष्ट करने और उनके देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने से रोकने के लिए विदेशी साजिश रच रहे हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ भारत के रशिया से सस्ता तेल खरीदने पर आखिर क्या बोला जर्मनी। बता दें, जर्मन चांसलर के विदेश और सुरक्षा सलाहकार जेंस प्लॉटनर ने सोमवार को कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा रूसी तेल पर लगाए गए प्राइस कैप से भारत को फायदा हो रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर जी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्लॉटनर ने यह भी कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उसकी आवाज को दुनिया भर में ध्यान से सुना जाता है। दिसंबर में अमेरिका ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर तेल से रशिया की कमाई को कम करने के लिए रूसी तेल की एक कीमत निर्धारित कर दी थी। इन देशों का मानना है कि रूस तेल के मिले पैसे से यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध का वित्त पोषण कर रहा है। 5 दिसंबर को प्रभावी प्राइस कैप के तहत देशों को रूसी तेल के लिए $60 प्रति बैरल से अधिक भुगतान की मनाही है। जी हाँ, साथ ही साथ एक और खबर बताएं, जहां पर फिनटेक स्टडी रैंक में भी सभी एशियाई देशों को पछाड़ भारत पहुंचा टॉप पर। पाकिस्तान की स्थिति इसमें भी बद से बदतर। जी हाँ, डिजिटल क्षेत्र में हुए तेजी से विकास को लेकर भारत ने फिनटेक अध्ययन की रैंकिंग में सभी एशियाई देशों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अधिकतर लोग अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो चुके हैं। पढ़ाई, शॉपिंग से लेकर बैंकिंग सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया है। ये रिपोर्ट रोबो कैश ग्रुप द्वारा पिछले हफ्ते प्रकाशित हुई है। ऑनलाइन पेमेंट को आसान करने के लिए के पीछे फिनटेक कंपनियों का ही हाथ होता है। भारत में हजारों फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जो अलग अलग सेगमेंट में काम कर रही हैं। इस इंडेक्स में सिंगापुर दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर रहा। रोबो कैश रिपोर्ट का उद्देश्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के परिपक्व और उभरते देशों यानी भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में वित्तीय प्रौद्योगिकियों के विकास की समझ हासिल करना है। बड़ी आबादी के कारण भारत एक प्रमुख वैश्विक फिनटेक बाजार है। भारतीय डिजिटल भुगतान की दिग्गज कंपनी फोन पे में वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग के प्रमुख हेमंत गाला को 2021 में ये कहते हुए उद्धत किया गया था कि डिजिटल भुगतान भारत में जीवन का एक तरीका बन गया है और हमने 10 से 15 मिलियन नए ग्राहकों को आते देखा है। नोटबंदी और कोविड-19 महामारी इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत में अमीर से अमीर, गरीब से गरीब दोस्तों, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, छोटे से छोटे बिजनेसमैन यानी रेडी पटरी वाले से लेकर के बड़े बड़े शॉपिंग शॉप पर भी दोस्तों अब डिजिटल पेमेंट होता है और ये भारत के लिए गर्व की बात है और पूरे विश्व में भारत नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में और लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दे, जहां पाकिस्तान को कंगाली से निकलने के लिए चाहिए मनमोहन सिंह। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने अपनी हुकूमत को लताड़ा दे दी भारत की मिसाल। जी हाँ, पाकिस्तान आर्थिक संकट के दलदल में गले तक फंस चुका है। हर दिन के साथ वो और नीचे धंसता जा रहा है। IMF की तरफ से भी राहत अभी दूर नजर आ रही है। भले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मित्र देशों से कर्ज मांग रहे हैं, लेकिन वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि कर्ज संकट का हल नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आर्थिक मुश्किलों से कैसे बाहर आ सकता है। विशेषज्ञ पाकिस्तान को भारत से सीख लेने की सलाह दे रहे हैं। एक पाकिस्तानी अमेरिकी आर्थिक मामलों के जानकार ने इस्लामाबाद को सलाह दी है कि उसे डिफॉल्ट होने से बचने के लिए भारत की तरह योग्य लोगों को नियुक्त करना चाहिए। एक्सपर्ट ने भारत के उन फैसलों की प्रशंसा की है जो उनके दशकों पहले लिए थे जब वो भी इसी तरह के संकट का सामना कर रहा था। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के
प्रोफेसर आतिफ मियां ने ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के एक पैनल डिस्कशन में कहा कि एक राजनीतिक नेतृत्व का सबसे अहम काम महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए योग्य लोगों और टीमों की नियुक्त करना होता है। गंभीर आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान में सबसे अधिक आलोचना मौजूदा वित्त मंत्री इशाक डार की हो रही है दोस्तों। ऐसे में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मिसाल दी है। बहरहाल दोस्तों, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो मिसाल दिया गया है पाकिस्तान में दोस्तों, वो इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ तो वो करते हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज पर बयान पाकिस्तानी नहीं दे सकते। और ऐसे में मनमोहन सिंह जी को लेकर कैसी बातें कही जा रही है दोस्तों। बहरहाल आपकी जो भी इस पर निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां इमरान ने सुनाई प्रेशर गेम की पूरी कहानी। कहा भारत की नीति पर चलना चाहता था लेकिन जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी रूस यात्रा से जुड़े कई राज को साझा किया है। इमरान खान ने दावा किया है कि जनरल बाजवा चाहते थे कि वे यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की आलोचना करें। ये तब का वाकया है जब इमरान खान रशिया पर थे और पुतिन ने उसी समय यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था। इमरान खान ने सोमवार को छात्रों और इस्लामिक विद्वानों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने भारत का उदाहरण दिया और रूस की आलोचना करने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि रूस की यात्रा से लौटने पर यानी 1 साल पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के दौरान की यह घटना है दोस्तों। जनरल बाजवा ने मुझसे यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रूस की निंदा करने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि भारत जो कि अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है इस मामले में तटस्थ रह रहा है और इसीलिए पाकिस्तान को भी तटस्थ रहना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि वे इस मामले में पाकिस्तान के लिए भारत जैसी नीति अपनाना चाहते हैं। पीटीआई चीफ ने कहा कि जब उन्होंने रूस की आलोचना करने से इनकार कर दिया तो उसके बाद एक सेमिनार में जनरल बाजवा ने खुद रशिया की आलोचना की ताकि अमेरिका को खुश किया जा सके। इस दौरान पाकिस्तानी पूर्व पीएम इमरान खान ने उस समय के अपने रूस दौरे को भी जायज ठहराया। उन्होंने कहा, मैं रूस गया और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि जिस तरह भारत को कम कीमतों पर गेहूं और ईंधन की सप्लाई की जा रही है उसी तरह पाकिस्तान को भी सप्लाई की जाए। रशिया से मिले सहयोग की वजह से भारत ने अपने मुद्रास्फीति को 7.5% से घटाकर 5.5% तक कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की मुद्रास्फीति की दर 12% से बढ़कर 30% हो गई। ऐसे में दोस्तों, जब इमरान खान पाकिस्तानी पीएम थे दोस्तों तो उस समय ये सब बातें सामने नहीं आती, लेकिन अब खुद इमरान खान ऐसी बातें सामने ला रहे हैं जिससे हर भारतीय को अपने आप में यानी भारतीय होने पर गर्व ही होगा, क्योंकि दुश्मन देशों में भारत की जमकर तारीफें की जा रही है। जी हाँ, बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में कूदी निक्की हेली ट्रंप को भारतीय मूल की महिला से मिलेगी कड़ी चुनौती। बता दें, दक्षिण कैरोलिना के पूर्व गवर्नर निक्की हेली ने मंगलवार को कहा है कि वो 2024 में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की मांग करेंगी। ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की दूत रही निक्की हेली ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी हासिल करने के लिए अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। 51 वर्षीय हेली 2 बार दक्षिण कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी है। इससे पहले ट्रंप अपनी पार्टी की तरफ से 2024 में राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए दावेदारी करने वाले एकमात्र रिपब्लिकन थे। ट्रंप ने पिछले ही साल व्हाइट हाउस के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन अब उन्हें भारतीय मूल की महिला की सीधी टक्कर मिलेगी। हेली ने अपनी अगली योजनाओं के संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है। ऐसे में दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या निक्की हेली जो कि भारतीय मूल की है दोस्तों वो बाजी मार पाएंगी? एक तरफ ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री है तो दूसरी तरफ अगर निक्की हेली भी दोस्तों अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाती है तो ये भारत के लिए फिर से एक बार गर्व की बात होगी, हर भारतीय को गर्व होगा। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।